बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और उर्दू वॉइस स्टोरीज में आपका खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अक्सर इंसान जिस चीज़ से डरता है वही चीज़ उसके सामने आ जाती है। जो खदशात इंसान के जहन में होते हैं, जिनसे वो परेशान हो रहा होता है कि ऐसा ना हो जाए, और अक्सर वही हो जाता है। आप लोगों के साथ भी लाइफ में कम से कम एक बार ऐसा जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा कि जिस चीज से आपको डर लग रहा हो कि ऐसा ना हो और वैसा ही हो जाए। एक मशहूर मिसाल है कि अगर किसी चीज को वजूद में लाना है तो उसका ज्यादा से ज्यादा जिक्र करें या उसके बारे में सोचते रहें तो वो वजूद में आ जाती है। काफी लोग इस मिसाल को गलत मानते होंगे, पर आज की ये स्टोरी सुनने के बाद वो लोग भी इस बात को मानना शुरू हो जाएंगे। आज का ये वाकया मेरे खुद के कजन के दोस्त साकिब के साथ पेश आया था। इस वाकये में साकिब को एक कफन पोश मखलूक दिखाई देती है और वो हू बहू वैसी होती है जैसी उसने अपने जहन में तख्लीक की हुई थी। वो कौन थी, क्या थी और साकिब के साथ कैसे कैसे खौफनाक और भयानक मामलात हुए, सब आगे चल के सुनाऊंगा। आज की ये स्टोरी आपके जिस्म में सनसनी दौड़ाने वाली है। बस इस स्टोरी के साथ एंड तक बंधे रहिएगा और नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी ऐसी मजे मजे की स्टोरी सुन सकें। चलें आगे की स्टोरी साकिब की जबानी सुनते हैं। मेरा नाम साकिब है और मेरी उम्र इस वक्त 32 साल है। मुझ पर बचपन से ही एक अजीब सा खौफ सवार रहता था और वो खौफ था मौत का। मुझे मरने से बहुत डर लगता था और कफन देखकर मेरी जैसे जान निकल जाती थी। हालांकि मेरा भी मुसलमान होने के नाते ईमान है कि हम सबको एक ना एक दिन जरूर मरना है, पर फिर भी ये अजीब सा खौफ मेरे जहन पर हर टाइम तारी रहता था। आप इसको ईमान की कमजोरी भी कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक पढ़ा हुआ है, पर फिर भी मेरे साथ ये वाकया रोनुमा होने से पहले तक नमाज और रोजे वगैरह से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। और यही वजह थी कि मेरे दिल में इन अजीब से वसवसों ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। खैर, ये बात है जुलाई 2020 की, जब मेरे साथ ये मामलात पेश आए जिनको सोचकर आज भी मैं कांप कर रह जाता हूँ। इन दिनों कोरोना वायरस अपनी पीक पर था, हर तरफ हाई अलर्ट था और ऐसे ही मेरे दोस्त के अब्बू की भी कोविड से डेथ हो गई। उनको तदफीन के लिए ले जाया गया। चूंकि वो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था तो मुझे भी तदफीन में जाना पड़ा। हालांकि कब्रिस्तान, मुर्दा, कफन, इन सब चीजों को सोचकर मेरा ब्लड प्रेशर लो होने लग जाता था। मुझे लगता था कि कब्रिस्तान में आसेब होते हैं, वहां अंधेरा होते ही मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और वहां से गुजरने वाले इंसानों के पीछे लग जाते हैं। इस वजह से मैं कोशिश करता था कि दिन के टाइम भी कब्रिस्तान ना जाऊं, मतलब कभी भी ना जाऊं। पर उस दिन मेरी मजबूरी थी, मुझे जाना पड़ा। असर के वक्त तदफीन का टाइम मुकर्रर किया गया। जनाजे में ज्यादा लोग नहीं थे। तदफीन का अमल मुकम्मल होते होते मगरिब का टाइम हो गया। मैं रश में थोड़ा दूर खड़ा था और उधर न जाने क्या तलाश कर रहा था। मेरे अंदर के डर की वजह से मुझे यही लग रहा था कि अभी किसी कब्र से कोई हाथ निकलेगा और मेरी टांग पकड़ लेगा। अंधेरा छाने लगा था और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में मैं क्या देखता हूं, थोड़ा दूर एक कब्र के पास एक दरख्त लगा हुआ है और उस दरख्त के साथ कोई खड़ा हुआ नजर आता है। उसने सफेद कलर का पर काफी पुराना सा कफन पहन रखा था। जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी। वो मुर्दा हू बहू वैसा था जैसा मेरे जहन में उसका हुलिया तख्लीक हुआ था। मैंने गौर से देखा, वो वहीं खड़ा मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने मास्क पहना हुआ था क्योंकि उन दिनों मास्क के बगैर बाहर निकलने पर सख्ती थी और मुझे नजर का चश्मा लगा हुआ है, तो मेरी सांस की भाप से बार बार मेरा चश्मा धुंधला हो रहा था। मैंने जल्दी से चश्मा उतार के साफ किया और दोबारा पहन के उस तरफ देखा, पर अब वहां कोई नहीं था। मुझे लगा शायद डर की वजह से मेरा वहम होगा, क्योंकि वो मुर्दा हू बहू वैसा था जैसा मेरे जहन में उस टाइम चल रहा था। खैर, तदफीन मुकम्मल हो चुकी थी। हम लोग वापस निकल आए और वापसी आते हुए वो दरख्त भी रास्ते में आया
जिसके पास मैंने वो कफन पोश मुर्दा खड़ा हुआ देखा था। मैंने गौर से वो जगह देखी और यकीन माने कि ये देखकर मेरे जिस्म से जान निकल गई कि उस दरख्त के नीचे एक बहुत ही पुरानी सी कब्र थी जो फटी हुई थी और उसके पास मिट्टी पर नंगे पांव के ताजे निशान मौजूद थे, जैसे अभी अभी वहां कोई खड़ा हुआ हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जल्दी से लोगों की भीड़ में घुस गया और आगे जाकर मैंने वापस पीछे देखा तो खौफ के मारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, क्योंकि वो कफन पोश मुर्दा अब वापस वहीं खड़ा हुआ था और मेरी तरफ ही देख रहा था। हालांकि शाम गहरी हो गई थी, पर फिर भी इतनी रोशनी थी कि मैं उसको साफ देख सकता था। और अब मुझे यकीन हो गया कि यह मेरा वहम नहीं था, बल्कि वो कफन पोश मुर्दा वहां पर वाकई मौजूद था। मेरा दिल चाहा कि दोस्त को बताऊं, पर मैंने सोचा कि एक तो उसके वालिद की डेथ हो गई और ऊपर से उसको मेरे वहम का पता है, कोई यकीन नहीं करेगा। मुझे जो जो दुआएं आती थी मैं दिल ही दिल में पढ़ता हुआ लोगों के साथ वहां से बाहर निकल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी और घर आते ही मेरी तबीयत खराब होने लगी और घर वाले, जिनमें वालिद, वालदा, मेरी छोटी बहन और एक बड़ा भाई शामिल थे, सब मेरा मजाक उड़ाने लगे कि कब्रिस्तान से आया है ना, इसलिए हो रहा होगा, क्योंकि वो लोग भी मेरी वहमी तबीयत से वाकिफ थे। पर जब 2 घंटों के बाद मुझे सख्त बुखार हो गया तो मेरे घर वाले भी परेशान हो गए, क्योंकि उन दिनों कोविड वाले मामला चल रहे थे और उन दिनों ये बात मशहूर थी कि जिसको भी कोविड हो रहा है उसको पुलिस और कोरोना टास्क फोर्स की टीम उनके घर से उठा के हॉस्पिटल मुंतकिल कर रही थी, और जो एक बार हॉस्पिटल पहुंच गया वहां से वो बंदा जिंदा वापस नहीं आ रहा था। मेरे दोस्त के वालिद के साथ भी यही हुआ था, जिनकी तदफीन पर मैं गया हुआ था। इसलिए घर वालों ने कहा कि किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, तुम खामोशी से ऊपर वाले कमरे में जाकर खुद को आइसोलेट कर लो, ताकि अगर कोविड हो तो किसी और को ना लगे। 2-4 दिनों में सब बेहतर हो जाएगा। हमारा छोटा सा घर था, 2 कमरे, एक टीवी लॉन्च नीचे था, ऊपर एक कमरा और खुली बरसाती टाइप सहन था, जिसको हम वॉशिंग एरिया भी कहते थे, क्योंकि हमारे कपड़े वहां धुला करते थे। और ऊपर वाला कमरा गर्मियों में इतना यूज नहीं होता था, क्योंकि गर्मियों में उधर बहुत गर्मी होती थी। खैर, मैं अपना कुछ जरूरी सामान जैसे कि टैबलेट्स, कुछ बिस्किट्स और पानी की बोतल वगैरह लेके ऊपर चला गया। अब मैं ऊपर वाली मंजिल में बिल्कुल अकेला था, सब नीचे थे और रह रह कर मुझे वो कफन पोश मुर्दा याद आ रहा था। मैं दिल ही दिल में दुआएं पढ़ता सो गया। रात का पता नहीं कौन सा टाइम था कि जब मेरी आंख खुली, बुखार और भी तेज हो गया था। रूम के अंदर अंधेरा था, जबकि बाहर सहन में एक बल्ब जल रहा था। उस कमरे में एक शीशे की रेलिंग वाली खिड़की भी थी, जो बाहर छत के सहन की तरफ खुलती थी, पर उस टाइम वो बंद थी। मुझे उस खिड़की पर कोई खड़ा हुआ साया नजर आया। मैं समझा शायद भाई होगा, पर काफी देर हो गई, ना कोई अंदर आया और ना ही दरवाजा खटखटाया। मैं लेटा हुआ खिड़की और दरवाजे की तरफ ही देख रहा था कि दरवाजा खुलता है, पर वहां सामने कोई नहीं होता। उस दरवाजे के खुलने का स्टाइल ऐसे होता है जैसे हवा से खुला। उसी टाइम रूम में कोई कांच की चीज गिरने की आवाज आती है। वो खिड़की के पास दीवार पर लगा हुआ फोटो फ्रेम था, जो मैंने बाद में देखा, क्योंकि उस टाइम तो रूम में अंधेरा था। खैर, मैं उस आवाज की तरफ गर्दन घुमाता हूं तो खौफ से मेरी चीखें निकलने लगती हैं, क्योंकि खिड़की पर मुझे वही कब्रिस्तान वाला कफन पोश मुर्दा दिखाई देता है। मेरी चीखों की आवाजें सुनकर नीचे से घर वाले ऊपर आ गए, पर तब तक वो कफन पोश मुर्दा गायब हो चुका था। घर वाले आकर पूछते हैं क्या हुआ। मैं उनको बताता हूं कि कोई कफन पोश मखलूक सामने खिड़की पर खड़ी अंदर झांक रही थी
और साथ ही मैंने कब्रिस्तान में हुआ सारा किस्सा घर वालों को बता दिया। भाई ने मेरा बुखार चेक किया तो मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा था और वही बात हुई जो मैं सोच रहा था। घर वालों को मेरी बात पर यकीन नहीं आया। वो बोले, बेटा इतना इन बातों को सोचोगे तो ऐसे वहम तो पैदा होंगे ना। उनको लगा कि शायद बुखार दिमाग पर चढ़ गया है और मैं कब्रिस्तान से डरता हूं तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं। मुझे भाई ने दोबारा एक बुखार की टेबलेट दी और इस बार साथ एक नींद की भी टेबलेट दी। और जब तक मैं नहीं सोया भाई मेरे साथ रूम में ही रहा। जब उसने देखा मैं गहरी नींद सो गया हूं, भाई उठकर रूम की लाइट बंद करके दोबारा नीचे चला गया, क्योंकि उन दिनों हर कोई कोविड से डर रहा था। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर सोया, पर मेरी आंख एक बार फिर खुल गई। शायद रात का ये आखिरी पहर था। मैं देखता हूं कि रूम में दोबारा से अंधेरा हो रहा है और मैं अकेला भी हूं। मैंने इधर उधर देखा, शायद भाई सामने सोफे पर सो रहा हो, पर मैंने खुद को रूम में अकेले पाया। मुझे दोबारा से डर लगने लग गया। मैंने सोचा कि उठ के रूम की लाइट ऑन करता हूं, पर बुखार इतनी शिद्दत से हो रहा था कि जिस्म की एक एक हड्डी टूट रही थी और मुझसे उठकर बैठा तक नहीं गया। अभी कुछ मिनट ही गुजरे थे कि मुझे ऐसे आवाजें आने लगी जैसे कोई बाहर चल रहा है, पर आवाज कुछ अजीब सी आ रही थी, जैसे कोई एक पांव उठा के चल रहा था और दूसरा पांव घसीट कर। और वो आवाज हर कदम पर तेज हो रही थी, जैसे कोई मेरे रूम की तरफ आ रहा हो। और वो कदमों की आहट रूम के करीब आकर रुक गई। मेरा दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि मानो मुझे लग रहा था कि अभी फट जाएगा। रूम के दरवाजे पर किसी के नाखून खुरचने की और साथ साथ सरगोशियों की आवाजें आने लगीं। मैंने डरते डरते पूछा, कौन है वहां? पर मेरी आवाज इतनी हल्की निकली कि मेरे कानों को भी ठीक से सुनाई ना दी। इतने में रूम का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलता है और दरवाजे पर वही कफनपोश मुर्दा खड़ा होता है। मैंने जोर से चिल्लाना चाहा, पर मेरी आवाज मेरे खुश्क गले में ही फंस के रह गई। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे गले को किसी ने दबाया हुआ है। वो कफनपोश मुर्दा आहिस्ता आहिस्ता से एक कदम उठाता और दूसरा कदम घसीटता हुआ मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। उसी टाइम रूम में बहुत ही गंदी बदबू फैल गई। कौन हो तुम? बमुश्किल मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले। आगे से उस मखलूक ने जवाब दिया, तुम नहीं जानते मुझे, तुमने ही तो मुझे तख्लीक किया है। कब्रिस्तान में तुम इतना याद कर रहे थे कि मुझे आना ही पड़ा तुम्हारे पास। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे 10 लोग मिल के जुमला बोल रहे हो। पता नहीं कहां से मेरे दिल में ख्याल आया और मैं उसी टाइम दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू की, मेरे गले पर वो दबाव खत्म हो गया और मैंने उसी टाइम चीख कर घर वालों को आवाज दी और जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लग गया। जैसे ही मैंने पढ़ाई शुरू की, वो मखलूक वहां से गायब हो गई और इतने में मेरे घर वाले भी ऊपर आ गए। सबको कमरे में वही गंदी बू महसूस हो गई और भाई की नजर जमीन पर पड़ी तो जमीन पर गिली मिट्टी और पांव के घसीटने के निशान मौजूद थे। मैंने सबको खुद पर गुजरा सारा वाकया सुनाया और थोड़ी ही देर में फजर की अजानें भी हो गई। सब घर वाले समझ गए थे कि वाकई में मेरे साथ कोई मामला हुआ है। घर वाले मुझे नीचे ले आए और अब्बू जाकर एक आलिम को घर पर ले आए। आलिम साहब पहले पूरा घर घूमे, फिर मुझे अपने पास बुलाकर पूछा, कल क्या क्या हुआ, मुझे सब बताओ। मैंने अलिफ से ये तक सारी कहानी बता दी।
साथ में यह भी बता दिया कि मेरे जहन में जिस कफनपोश मखलूक की तस्वीर आ रही थी, ये बिल्कुल वैसी बन के सामने आ गई। आलिम साहब गौर से मेरी सारी बात सुनते हैं, फिर आंखें बंद करके पढ़ाई शुरू कर देते हैं। काफी देर पढ़ाई के बाद वो रुक गए और आंखें खोलकर बताते हैं, ये बहुत ही गंदी मखलूक है और वो उसका कोई अजीब सा नाम भी ले रहे थे जो मुझे याद नहीं। वो बोल रहे थे कि ये मखलूक वीरानों में रहती है और इसको इंसानों को डराना बहुत पसंद है। ये उनको नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ, जिसका दिल कमजोर हो वो दहशत से मर जाता है। ये मखलूक इंसानों के जहन पढ़ती है। जिस चीज से आप डरते हैं ये उसी रूप में आके आपको डराती रहती है और मजे लेती है। उसका शिकार वो लोग होते हैं जो वसवसों में रहते हैं, जिनका ईमान कमजोर होता है, जो अल्लाह और दीन से दूर रहते हैं। आप उस दिन कब्रिस्तान में मुर्दे और कफन से डर रहे थे। उस टाइम इसने आपके डर को महसूस कर लिया और जो तस्वीर आपके जहन में थी वो उसी रूप में आके आपको डराने लगी। अगर आप एक मक्खी से डरते होते तो वो एक मक्खी भी बन के आपके सामने आ जाती। ये जितनी खतरनाक है उतनी ही डरपोक भी है। जैसे ही आप अल्लाह का जिक्र करेंगे ये भाग जाएगी। आमिल साहब की इस बात से मुझे याद आ गया कि वाकई रात जैसे ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की वो गायब हो गई। खैर, आलिम साहब ने पढ़ाई भी की, साथ साथ मुझे और बाकी घर वालों को ताकीद की कि नमाज पढ़ना, कुरान की तलावत करना और हर वक्त बावजू रहना शुरू कर दें। ये चीज आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब 5 वक्त का नमाजी हूं और उस वाक़े के 2 माह के अंदर वो चीज 3-4 बार मुझे नजर आई। पर मेरा दिल आलिम साहब की बातों और दीन की ताकत से इतना मजबूत हो चुका है कि मैं जरा उस चीज से नहीं डरा और उसी टाइम पढ़ाई शुरू की और वो गायब हो गई। इस बात को 3 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, पर अब वो मखलूक फिर कभी मेरे सामने नहीं आई। बेशक मेरे अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त नमाज की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से, एक नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।